एवरीवन, तो हम आज करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, तीनों ही लॉ आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, पहली लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की क्या कहती है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, जैसे अगर मैं यहाँ रेस्ट पोजीशन में खड़ी हूँ तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पे कोई भी फोर्स अप्लाई ना की जाए। जब तक उस पे फोर्स अप्लाई ना की जाए, जब तक वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसको रोकने की कोशिश ना की जाए। जैसे अगर ये पानी, अगर ये ग्लास यहाँ पे रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा जब तक मैं इस पे फोर्स अप्लाई करके इसे मूव नहीं करूंगी। या फिर अगर ये मोशन के अंदर है तो ये चलता जाएगा जब तक मैं इस पे फोर्स अप्लाई करके इसे रोकूंगी नहीं। अब ये क्वेश्चन, जैसे एक बॉल कोई भी मूव करिए, कोई फुटबॉल हमने मूव की, वो जो है ऐसे ही चलती जा रही है फ्लोर पे, वो बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस है, वो क्यों नहीं चल रही है, वो क्यों बीच में रुक रही है? क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उस पे कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो बॉल क्यों नहीं चलती जा रही आगे? तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि क्या कर रही है, उसको रोक रही है। उस फुटबॉल को वो रोक रही है, इसलिए वो बॉल जो है कुछ टाइम बाद खुद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। नहीं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हर जगह काम कर रही है। न्यूटन की पहली लॉ क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसमें होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि जिद है उसके अंदर। इनर्शिया क्या होता है? किसी बॉडी की टेंडेंसी कि जिस स्टेट के अंदर वो है, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, जिस स्टेट में वो है वो उसी स्टेट के अंदर रहेगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर वो मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में, तो उसके अंदर क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कि मैं हूं मोशन में तो मोशन में ही रहूंगा, मैंने रेस्ट में नहीं जाना जब तक कि कोई बाहर का बंदा मेरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। जैसे जैसे अब ये पानी का ग्लास यहाँ पे रखा हुआ है, पानी है इसके अंदर, अगर दिख रहा है तो, बाकी नहीं दिखेगा ऐसे, ठीक है। ये है पेपर, मैंने इसको ये रखा है, ये है पानी का ग्लास, ठीक है। अब ये ग्लास है, ये क्या है? रेस्ट पे है। अब मैं इस पेपर को लेके आऊंगी मोशन के अंदर। पेपर को कहाँ लाऊंगी? मोशन में लेके आऊंगी। तो क्या हुआ? पानी का ग्लास नीचे नहीं गिरा, थोड़ी सी मूवमेंट हुई लेकिन नीचे नहीं गिरा, पूरे मोशन में वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो क्या था? वो रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो रेस्ट पे ही रहा। ये मूवमेंट क्यों हुई उसके अंदर? क्योंकि ये पेपर मूव किया। अब जैसे ये है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो है रेस्ट पे रहना चाह रहा है, लेकिन पेपर क्या चाह रहा है कि ये मूवमेंट में आए। दोनों में अपोजिट वो हो गया कि ये कह रहा है मैं रेस्ट पे रहूंगा, पेपर कहता है नहीं मैं तुझे मूव कराऊंगा, मैं तो मूव कर रहा हूँ, तू साथ में कर, ठीक है। जैसे इसने खींचा, लेकिन ये ग्लास यहीं का यहीं है। क्यों है? क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसके अंदर है कि रेस्ट पे हूँ, रेस्ट पे ही रहूंगा। फिर देखो, जैसे ये है यहाँ पे, ऐसे खींचो, ये मोशन में ले आई, मैं इसको स्लो मोशन में, देखो इस वीडियो को, इसको मैं मोशन में ले आई, ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि चाह रहा था कि मैं रेस्ट पे ही रहूंगा। ये रेस्ट पे है, ये पेपर मैंने खींचा, ये यहीं का यहीं है। ये फिर से ये रेस्ट पे, ये खींचा मैंने, यहीं का यहीं है। क्यों? ये मोशन में आने का ट्राई कर रहा है और ये रेस्ट पे है, इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये रेस्ट पे रह रहा है, जिद है इसकी वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट इसमें हो रही है, इसकी जिद की वजह से, कि जिद पे है ये अपनी, मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेरे अंदर है, जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी मैं नहीं हिलूंगा, मैं रेस्ट पे ही रहूंगा। ये वही जिद अपना के बैठा हुआ है, लेकिन पेपर क्या कह रहा है कि मैं तुझे खींचूंगा। और फर्स्ट लॉ यही कहती है कि जब तक कोई चीज रेस्ट के अंदर है, उसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, आप उसको जब तक मूवमेंट उसमें नहीं करोगे वो खुद से मूव नहीं होगा। जैसे इसने थोड़ी मूवमेंट की है, थोड़ा मूव हुआ ना, लेकिन था तो इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, था इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट था ना, तो वहीं का वहीं ये रहेगा। अब क्या है? अगली और एग्जांपल इसके देखिए। जैसे आप जब बस में ट्रैवल करते हो, तो बस आप जा रहे थे आगे, एकदम से बस ने स्टॉप किया, तो क्या होता है? आपकी बॉडी थोड़ी मूव करने लगती है। क्यों मूव करने लगती है? क्योंकि आपका नीचला जो आपका जो बॉडी है वो क्या रहेगी? बस के साथ साथ वो मोशन में थी तो मोशन में चल रही थी, जैसे ही बस रुकी तो वो रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे चल रही है। लेकिन आपका अपर जो बॉडी है वो क्या करेगी? वो मूव करने की कोशिश करेगी आगे की डायरेक्शन में। जैसे ये बस चल रही थी आगे की डायरेक्शन में, बस चल रही है, मोशन के अंदर है, आपका जो ये पैर है वो भी मोशन के अंदर है, बस के साथ साथ वो जा रहे हैं। ये तो है नहीं बस चलेगी आप वहीं के वहीं खड़े हो, बस भी मूव कर रही है आपको साथ लेके जाके। तो बॉडी जो है ये क्या है? आपकी मोशन के अंदर है। जैसे ही वो रेस्ट में आएंगी तो आपकी जो लोअर जो बॉडी है वो
बस के साथ कांटेक्ट में है तो क्या रहेगी, रेस्ट पे वो आ जाएगी। जैसे ही आप बस रेस्ट में आती है वैसे ही वो रेस्ट पे आ जाएगी। लेकिन अपर सरफेस क्या होगा, वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन है। वो कह रहा है मैं पहले मोशन में था बस के साथ, मैं वही मोशन में रहूंगा। इस वजह से वो आगे जाने की कोशिश कर रहा था और वो आगे चला गया। ऐसे ही जब बस जो है चलती हुई बस जब रुकेगी, चलती हुई बस जब रुकेगी तो ये बॉडी जो है पीछे ऐसे मूव करेगी। क्यों? क्योंकि वो चाह रही है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। लेकिन आप ट्राई कर रही हो कि वो मूवमेंट में आ जाए, वो मोशन में आ जाए, लेकिन वो चाह रही है मैं रेस्ट पे ही रहूंगी। ऐसे अगर आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, उस पे कार्डबोर्ड रखा है, उस पे आपने एक कॉइन रखा, जब वो कार्डबोर्ड को ऐसे जो है वहां से मूव करोगे तो कॉइन जो है इसी के अंदर गिर जाएगा ग्लास में। क्यों गिरेगा? क्योंकि कॉइन कह रहा है मैं रेस्ट पे ही रहना चाहता हूँ, मैं रेस्ट पे ही रहूंगा, मैंने मोशन में नहीं जाना, मेरी इज्जत है, मैं जैसा चाहता हूँ मैं वैसा ही रहूंगा, मैंने नहीं हिलना। वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमने उस कार्डबोर्ड को मोशन किया, वो मोशन में चला गया। नहीं तो पहले क्या था, वो भी रेस्ट पे था ना, कि उसमें भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। जैसे ही हमने उसकी मूवमेंट की वो तो मोशन में चला गया, लेकिन जो सिक्का है वो वही का वही रेस्ट पे ही रहेगा। समझ आया? बिल्कुल क्लियर। जैसे आपको जो है जब तक मम्मी नहीं उठाएंगी वैसे नहीं उठा जाएगा। रेस्ट पे हूँ, मैं रेस्ट पे ही रहूंगा, मोशन में नहीं आऊंगा जब तक कोई बाहर एक्सटर्नल जो है फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट चीज क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में सिर्फ इतना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स की, या फिर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अब ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है अपने पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, पी से डिनोट करते हैं, ये होता है मोमेंटम। क्या बोला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि पी फाइनल यानी P2 माइनस पी इनिशियल यानी P1 डिवाइड में T, यानी चेंज है डिवाइड में टाइम, इसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोला? रेट ऑफ चेंज बोला। रेट ऑफ चेंज मतलब डिवाइड में टाइम आएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड। देखो इसका क्या मतलब है, पहले डेरिवेशन देख लो। इसका क्या मतलब, P2 है मतलब कि यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m और v यानी वेलोसिटी, जो कि क्या है फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ फाइनल वाले मोमेंटम की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा m v ले लो, सिर्फ m v ले लो, ठीक है। माइनस में इसको लोगे m u क्यों लिया? क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो मैंने यहाँ u इनिशियल वेलोसिटी ली। अगर आप v2 v1 ले रहे हो वो ले लो, ठीक है, तो v u ले लिया। नीचे टाइम, अगर मैं यहाँ पे m कॉमन निकालूं तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। v माइनस यू बाई टू बाई टी क्या होता है अपने पास? a होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन अपने पास जो है फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के। अगर हम यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये हटा के कांस्टेंट लगाना चाहें तो kma फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा कि फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ कुछ वो नहीं है, इतना कुछ नहीं है, एक इसकी वैल्यू 1 मान लो, चलो कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ है सिर्फ ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन था इसको हटाने के लिए हमने k एज कांस्टेंट मान लिया जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या हो गया? फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है? पहले देखो मोमेंटम मतलब जितना मास है किसी ऑब्जेक्ट का, जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास है, जितनी उसकी वेलोसिटी है उतना ही उसका मोमेंटम होगा, ठीक है। जितना मास बढ़ेगा, जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, उतना मोमेंटम इंक्रीज होगा। वैसे ही बात करें मास इनटू एक्सेलरेशन की, जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास है, जितनी उसमें एक्सेलरेशन है, जितनी उसमें एक्सेलरेशन है, जितना उसका मास है, उतनी ही फोर्स लगेगी। वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे हमें समझनी है वो देखते हैं। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर देखें, देखो इसकी समझ आ गई हमें। कार्डबोर्ड वाला, बस वाला, ट्री वाला नहीं बताया, लास्ट में बता दूंगी, कोई बात नहीं। पहले देख लो ये वाला, ठीक है, ये रह गया ना एक, अभी नीचे पहले सेकंड लॉ पे है, सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये होगी पहली तो ये थ्योरी पार्ट, अब एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको देख सकते हैं। मैं लेती हूँ कि बॉक्स बहुत हल्का है, खाली बॉक्स है, बिल्कुल खाली है, ठीक है, हल्का है बहुत। अगर मैं इसको कैच करूं, ऐसे मैं इसको उछालूं और इसको कैच करूं, तो क्या होगा? देखो स्लो मोशन में देखनी है, स्लो में देख लो, फास्ट में देखनी है, जैसे मर्जी देखनी है वैसे देख लो, जैसे समझ आता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको इंसल्ट, बहुत बड़ी वाली इंसल्ट, जैसे मैंने इसको उछाला है, ये ऐसे मैंने इसको कैच किया। देखो अब मेरे हाथ यहाँ के यही है, जहाँ कैच किया मैंने वहीं के वहीं मेरे हाथों की जो है वहीं के वहीं है, कहीं मूव नहीं हुए हैं, यहीं के यहीं मैंने रखे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको उछालूं तो यहीं के यहीं मेरे हाथ है, ना तो मैं इनको नीचे लेके गई ना ऊपर लेके गई, ऊपर लेके गई कैच करने के लिए, पर नीचे नहीं लेके आ रही, वहीं के वहीं मेरे हैंड है। देखो जैसे ऐसे किया मैंने, ऐसे कैच कर लिया,
ये ऐसे उछाला, इसको ऐसे मैंने कैच कर लिया। और कोई चीज लूं, हल्की चीज कोई लूं, ये डस्टर है, इसको मैंने ऐसे उछाला, इसको ऐसे कैच कर लिया। वहीं के वहीं मेरे हाथ है, मेरे हाथ पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं है। मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं है क्यों? क्योंकि मास इसका बहुत कम है, ज्यादा मास नहीं है, इसलिए इसका मोमेंटम भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ मैं एक ईंट लेके आई हूँ आपके लिए, आई मीन एक्सपेरिमेंट के लिए, आपके लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए एक ईंट लेके आई हूँ। हड्डी टूट गई, अगर हाथ पैर टूट गए तो उसकी जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, ये ईंट अगर मैं इसको उछालूं, इसको कैच करूं तो क्या होगा? वैसे भाई अगर जैसे वो बॉक्स के साथ होगा, इस ईंट के साथ होगा तो क्या होगा मेरा? थिंक पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ईंट है, हमने इसको कैच करना है। ठीक है, एक बार देखना ध्यान से इस चीज में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मैंने यहाँ पे ये उछाली जब मैंने, तो हाथों को मैं पीछे लेके आ रही हूँ उसको पकड़ने के लिए। क्यों पीछे लेके आ रही हूँ अभी बताती हूँ, फिर से देख लो। देखो ये उछाली, ऐसे पीछे लेके आई, उछाली ऐसे पीछे आई, हाथ पीछे क्यों आ रहे हैं? क्यों मैं वहीं की वहीं कैच नहीं कर पा रही? क्यों? क्योंकि मुझे पता है हाथों में चोट आ जाएगी। अगर वहीं की वहीं कैच करने की कोशिश किया ना, जैसे उस बॉक्स को कर रहे थे, हाथ में पक्का चोट लग जाएगी। क्यों? देखो एक चीज, फिर देखो ऐसे करे, मैंने ऐसे पीछे, मेरे को हाथ को जितना हो सके मैं पीछे लेके आऊंगी। क्यों लेके आऊंगी? यही मोमेंटम का चक्कर है, यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन का है। कैसे? देखो ये चीज है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब मैंने वो ईंट ली थी, ठीक है, उसमें वेलोसिटी का तो इतना वो नहीं है, लेकिन मास का देखो, पहली चीज मास उसका बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट बॉक्स। मास क्या है? बहुत ज्यादा है, तो मतलब मोमेंटम भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा मोमेंटम। अब मोमेंटम ज्यादा है तो हमें ये चीज देखनी है। यहाँ पे देखो ये चीज हमें पता है कि अगर अपने पास ये होता है तो ये मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। मोमेंटम ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, मतलब इसकी इतनी फोर्स होगी कि मेरे हाथ पे इंजरी हो सकती है, लग सकता है मुझे। ऐसे ही क्रिकेटर्स क्या करते हैं, जब बॉल कैच करते हैं हाथ पीछे करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मोमेंटम को है कम करने, फोर्स को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कैसे करेंगे? फोर्स को कम ऐसे करेंगे कि अपने पास जो है ये टाइम को बढ़ा के। देखो एक चीज, ये फोर्स है, यहाँ पे ये मोमेंटम है, यहाँ पे टाइम है। टाइम क्या है यहाँ पे? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मतलब जितना टाइम अब ज्यादा लोगे उसको करने में, उसको कैच करने में जितना टाइम अब ज्यादा लोगे उतनी ही फोर्स कम लगेगी। टाइम जितना ज्यादा उतनी फोर्स कम लगेगी आपके हाथ पे। वही मैं कर रही थी कि टाइम को मैं इंक्रीज कर रही थी। जैसे मैंने टाइम इंक्रीज किया फोर्स कम लगी। अगर मैं टाइम बहुत कम कर देती, वहीं का वहीं मैं कैच कर लेती, उसको हाथ को पीछे नहीं लेके आती, टाइम नहीं बढ़ाती, तो वो हाथ में लग सकता था, मोमेंटम उतना ही रहता, फोर्स उतनी ही रहती। लेकिन क्या किया हमने जो है वो हाथ पीछे लेके आई। मैं आप चाहे खुद करके देख लो, ये चीज होगी। हल्की चीज लोगे उसको ऐसे उछालोगे, नॉर्मल ऐसे कैच हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और चीज ले रहे हो, भारी चीज आप ले रहे हो, उसको उछालोगे वो हाथ पीछे आएगा। क्यों पीछे आएगा? आपको टाइम इंक्रीज करना है उसका। टाइम इंक्रीज करोगे फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, टाइम डिक्रीज करोगे फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लोगे उतनी कम फोर्स लगेगी उसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये टाइम बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये फोर्स आपने देखनी है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वो था। अब इसमें एक सैंड का एग्जांपल है। जैसे मान लो एक आदमी है, कोई भी इंसान है, उसको जो है वो ऊपर से गिरता है, नीचे है सीमेंट का फ्लोर, भगवान करे कुछ ना, नीचे सीमेंट का फ्लोर, बढ़िया गिरेगा, बहुत चोट आएगी, है ना, बिल्कुल आएगी। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एक सैंड की, बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ मिट्टी का, उसकी बात करो, जब वो उस पे गिरेगा, जैसे ही वो इंसान उस पे गिरा तो क्या हुआ, उसका जो फोर्स थी वो इंसान की बिल्कुल ऐसे नीचे कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि उसने टाइम इंक्रीज हो गया ना। क्योंकि एक सीमेंट पे गिरेगा तो फटाफट ऐसे धड़ाम गिर जाएगा, लेकिन सैंड क्या है, सैंड ज्यादा टाइम लेगी, आराम से उस आदमी को नीचे लेके जाएगी। टाइम ज्यादा लेगी मतलब फोर्स कम लगेगी, मतलब उसको चोट नहीं लगेगी, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसे कई बार सीन्स होते हैं जिसमें गद्दे वगैरह ले आते हैं, अगर ऊपर से कोई गिर रहा है, गद्दा ले लिया, है ना, तो क्या होता है, टाइम को इंक्रीज करने के लिए जितना टाइम बढ़ेगा फोर्स उतनी कम लगेगी, उसको चोट नहीं लगेगी। आ गया समझ? ठीक है, तो मेरे हाथ में दर्द होने लगे, उसको उछाल के क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ सबसे इजी है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन आप करोगे, जैसे मैंने ये एक्शन किया, इस पे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे एक्शन किया, तो लेफ्ट हैंड भी राइट पे एक रिएक्शन देगा। ठीक है, जैसे ही ऐसे एक्शन दिया वो रिएक्शन देगा, इसने एक्शन किया वो रिएक्शन देगा।
एक एग्जांपल आप बहुत बड़ा इसका सुनते होगे कि जैसे आपने एक को चाटा मारा वो दूसरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है, जो आप जो है उस पे ऐसे मार रहे हो, मान लो ये फेस है, इस पे आपने ऐसे मारा तो ये फेस आपको वापस रिएक्शन दे रहा है, वो फेस दे रहा है आपको रिएक्शन, तो ये एक्शन, ये फेस आपको रिएक्शन देगा। ये होता है थर्ड लॉ। जैसे कि ये बलून है, ठीक है, ये देखो ये बलून है, ठीक है। अब मैं जिस भी डायरेक्शन के अंदर इस बलून को छोड़ूंगी ना, ये बताना मुझे, ये सोचना कि ये बलून किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मैं इसकी हवा निकालती हूँ बलून की, वो किस डायरेक्शन में जाता है। अगर मैं ऐसे निकालूंगी तो ये बैलून है ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो है ये जो हवा है यहाँ से निकलेगी, ये हवा कहाँ है, नीचे जाएगी। मतलब ये क्या है, एक्शन है। ये हवा क्या है, ये एक्शन कर रही है नीचे की तरफ, ये एक्शन नीचे होगा और इसका रिएक्शन ऊपर की साइड होगा। इक्वल एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, ये एक्शन इधर रिएक्शन इधर। ऐसे देखूं तो एक्शन इधर, हवा इधर निकली, रिएक्शन उधर। इधर करूं तो एक्शन इधर कि हवा यहां से बाहर आ रही है, रिएक्शन इधर, ठीक है। देखिए एक बार स्लो मोशन में फिर से देख लो, गया हुआ एक्शन का रिएक्शन। एक और बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं अब हम इस डायरेक्शन में, गया कहां गया, गुम हो गया, कहाँ है, देखो इधर क्या था, इधर एक्शन लगा था हवा की वजह से, इधर बलून जो है इधर मूव किया, क्या हुआ, उसका रिएक्शन हो गया, एक्शन और उसका रिएक्शन हो गया। आया समझ। एक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो वो होता है ना, जैसी करनी वैसी फिरनी, वही इसमें होता है कि जितना आप दूसरे के साथ बुरा करोगे उतना ही आपको रिटर्न में बुरा मिलेगा, जितना अच्छा करोगे उतना रिटर्न में आपको अच्छा मिलेगा, इक्वल होगा। अगली चीज यही बोट वाला एग्जाम्पल अगर देखें, मान लो ये अपने पास एक बोट है, ज्यादा अच्छी नहीं बनाई मैंने। यहाँ एक आदमी है, वो ना आदमी यहाँ पे ना फ्लोर पे आने की कोशिश करते हैं, जब बोट से उतर के, पानी में बोट है उसमें उतर के फ्लोर पे आएगा, जैसे ही वो फ्लोर पे कूदेगा या बोट जो है पीछे की तरफ मूव करेगी। क्यों, क्योंकि इस आदमी का एक्शन इधर हुआ है, तो इसका रिएक्शन बोट का पीछे की साइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप स्केटिंग करते हो, कई बार क्या होता है, और आप स्केट ऐसे हो, ठीक है, जैसे ही मैं अगर आपने किसी को जो है धक्का दिया तो आप भी पीछे की तरफ मूव करते हो, कभी ऐसा आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्या हो रहा है इसमें, क्या आपने एक्शन किया, रिएक्शन हो गया। वही है रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी गन जब आप यूज करोगे, आपने गन यूज करी, एक्शन करोगे, पीछे की तरफ आपको रिएक्शन मिलेगा। आपने गन चलाई, आप पीछे की तरफ मूव करके, क्या हुआ, इसका रिएक्शन हुआ है। गन थोड़ी पीछे की तरफ मूव हो गई, ये क्या है, उसका एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ये पूछ लेना। फर्स्ट मैंने जो आपको वो समझाया था कि ग्लास और पेपर वाला, वो क्या था कि कोई चीज रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पे कोई मोमेंट, कोई मोशन जो है अप्लाई, कोई फोर्स अप्लाई ना करे उसमें मोमेंट लाने के लिए। सेकंड चीज क्या थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, या फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, दोनों एक ही बात है। अगली चीज क्या है, अगली चीज देखिए हम अपने पास थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक एग्जांपल रह गया था स्टार्टिंग में, ट्री वाला एग्जांपल क्या कह रहा है कि अब ट्री, जब आप कोई भी ट्री को ऐसे शेक करते हो, ट्री की ब्रांचेस, मान लो मैंगो ट्री है, उसकी ब्रांचेस को आपने ऐसे हिलाया तो मैंगो नीचे आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैंगो रेस्ट पे थे, लेकिन आपने ब्रांचेस को मोशन में लेके गए। मैंगोज रेस्ट पे, ब्रांचेस मोशन में। मैंगोज चाह रहे हैं मैं रेस्ट पे ही रहूं, जिद की वजह से वो रेस्ट पे रहना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्री ने मूवमेंट की वो नीचे मूव करके नीचे गिर गए, क्योंकि वो चाह रहे थे मैं रेस्ट पे ही रहूं, उनकी जिद की वजह से वो नीचे ही गिर गए, वो हट गए पेड़ से उतर गए, क्योंकि वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रही थी। वैसे ही ये रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपनी पोजीशन के अंदर है, लेकिन पेपर को मैंने यहाँ मूव कर लिया। नहीं तो ऐसा हो सकता था पेपर के साथ ही आ जाएगी, है ना, तो क्या है, यही का वही है। वो कार्डबोर्ड वाला एग्जांपल लिया था, कार्डबोर्ड को ऐसे मूव करोगे, उस पे एक मेरी शॉर्ट्स भी है कि उसको आप ऐसे कार्डबोर्ड मूव करोगे और सिक्का उसके अंदर गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि वो रेस्ट पे रहने की ट्राई कर रहा था। ठीक है, ओके बाय।